नमस्कार। जेके अपडेट स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन महाजन और हमारे साथ हैं जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वदेव सिंह डडवाल। आइए आज जानते हैं उनका स्पेशलाइजेशन के बारे में और दर्शकों के कुछ सवालों के जवाब उनसे। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है बरसात में इग्नोरेंट बिहेवियर कई बार हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। लाइक कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, खा तो लेते हैं, उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं कहीं उनको समझ नहीं पाते या डॉक्टर के पास पहुंचने में देरी हो जाती है। आप कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएं जिससे हमारे दर्शकों को पता चले कि हमें किस टाइम पे क्या करना चाहिए। देखिए, जनरली अभी बरसात का मौसम है और हम काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स देख रहे हैं जो पेट दर्द के साथ आ रहे हैं, लूज मोशंस के साथ आ रहे हैं। कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको पेट दर्द है और लूज मोशंस हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपको लूज मोशन ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि लूज मोशन से डिहाइड्रेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन से रीनल इंजरी हो सकती है, और अगर रीनल इंजरी हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट जा सकता है आपका, रादर देन कि आप केमिस्ट के पास जाके एक आधी गोली खा लें जिससे आपके लूज मोशन थोड़ी देर ट्रांजिएंटली रुक जाएं, फिर रात को एक्सप्लोसिव डायरिया फिर से स्टार्ट हो जाए जो आपको एक आईसीयू, हॉस्पिटल के आईसीयू में भी लैंड अप कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि जो हम बाहर खाना खा रहे हैं, काफ़ी वाटर कंटामिनेटेड दो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस है एंड हेपेटाइटिस ई वायरस हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पानी से फैलते हैं क्योंकि इसका ट्रांसमिशन ही फीको ओरल रूट है। तो इसी मौसम में ज़्यादातर होता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पानी या तवी का आ रहा है जम्मू में। अंडरग्राउंड वाटर से तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, जो तवी से जहाँ पर पानी आ रहा है जम्मू में, या फिर लोग जो चश्मों का पानी पी रहे हैं उसमें ये इन्फेक्शन होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। क्योंकि अगर कोई जो खाना बना रहा है, क्लाउड किचन है या घर पे जो बना रहा है, उसके हाथ में भी अगर वायरस होगा वो भी आपको आ जाएगा। तीसरी इन्फेक्शन है टाइफाइड की इन्फेक्शन। वो भी इसी तरीके से इसी मौसम में बढ़ जाती है, क्योंकि जो सैल्मोनेला जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा पानी में पाया जाता है इस मौसम में, जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर भी ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। और लास्टली अमीबिक लिवर एब्सेसिस। अक्सर देखा जाता है लिवर के अंदर मवाद के गोले बन जाते हैं। इनिशियली तो पेशेंट को एक दो दिन लूज मोशन लगते हैं, लेकिन हफ्ते के बाद उसको पेट में दर्द शुरू होना स्टार्ट हो जाती है लिवर के एरिया में, और हाई ग्रेड फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट सोचता है क्या हो गया उसको। तो अक्सर क्या होता है, अमीबिक लिवर जो अमीबिक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुई हो तो वो जाके लिवर एब्सेस बना देती है। अल्कोहलिक पेशेंट्स हों या फिर जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो, उनमें ये इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इस मौसम में मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप पानी साफ पीजिए। क्लाउड किचन्स जितने कम हो सकते हैं उतना कम खाइए क्लाउड किचन से, या फिर रेडियो से कम खाइए। अगर खा रहे हैं तो प्रॉपर हाइजीनिक जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप खा रहे हैं। खाना घर पे भी बना हुआ ठंडा मत खाइए, प्रॉपरली उसको रीहीट करिए, या फिर फ्रेशली कुक्ड खाना खाइए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो खीर इस टाइम पे जो सैलड्स हम खाते हैं, स्पेशली खीरा, उसमें काफ़ी ज़्यादा इकोलाई इन्फेक्शन पेशेंट्स को देखी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को एक्यूट डायरिया या एक्यूट डायसेंट्री लग जाती है। तो सैलड्स भी बड़े कॉशियसली, स्पेशली खीरे को थोड़ा कॉशियसली ही खाना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज हम अक्सर सुनते हैं कि लीवर बॉडी का पावर हाउस है। आपने बताया कि कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड लीवर को कैसे डैमेज करता है और उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं हमें समझ होनी चाहिए पहले, है ना। मैं अब ये दूसरा क्वेश्चन जानना चाहता हूं आपसे। इस पावर हाउस को मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि हमारा सपोर्ट सिस्टम वापस आ सके। देखिए, लिवर जो है एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर आप इसमें, आपको जैसे हम देखते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर हो जाता है। इनफैक्ट लिवर खराब होना भी स्टार्ट हो जाता है, फाइब्रोसिस होता है 1, 2, 3 और 4 फाइब्रोसिस स्टेजेस होती हैं, वहाँ तक चला जाता है। लेकिन ये ऐसा सुंदर ऑर्गन है कि अगर आपको F3 फाइब्रोसिस है या ग्रेड 3 फैटी लिवर है, अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, आप वेट लॉस करते हैं, हेल्दी खाते हैं, तो ये रिवर्स कर लेते हैं अपने आप को, एकदम नया हो जाएगा वापस से। आई तो मीन यू मीन ये सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाएगा। हाँ, अगर हम अपनी डाइट को ठीक रखते हैं। डाइट को हम सही रखेंगे।
अब डाइट में क्या है, लिवर का अक्सर हम लोग लेते हैं कि गर्म चीज़ें नहीं खानी है, प्रोटीन कम खाना है, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। लिवर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लिवर अपना ठीक करना है तो आपको प्रोटीन की मात्रा डाइट में बढ़ानी है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है। कार्बोहाइड्रेट में आपकी हर चीज़, जैसे चावल है, चपाती है या फिर चीनी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस टाइम पे जो लिवर को डैमेज करने वाली चीज़ है वो चीनी है। दूसरा रिफाइंड ऑयल है और तीसरा जो आप स्ट्रीट फूड्स खा रहे हैं ये है। और लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैलोरी डेफिसिट क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं बॉडी में। हम सिर्फ एक्सेस कैलोरीज पे ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और हमारा खाने का तौर तरीका नहीं है। अक्सर हम डिनर को हैवी मील रखते हैं अपना और ब्रेकफास्ट और लंच हमारा लाइट रहता है, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। डिनर हमारा लाइटेस्ट मील होना चाहिए और ब्रेकफास्ट और लंच हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में और लंच में हमारी इंसुलिन सिक्रीशन अच्छी होती है, हमारी बॉडी की खाना पचाने की कैपेसिटी अच्छी होती है, जो कि डिनर में उतनी अच्छी नहीं होती है। डॉक्टर साहब, हमारा एनसीईआरटी का करिकुलम बहुत अच्छा है। स्कूलों में हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत गाइड किया जाता है, उनको डाइट के बारे में क्लास 6, 7, 8 से बहुत अच्छे चैप्टर्स मिलते हैं। लेकिन बच्चे फिर भी कहीं इंक्लाइंड हैं फास्ट फूड की ओर। 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन भी लिया है कि स्कूल के पास छोटे मोटे जो जंक फूड स्टेशंस हैं उनको कर्ब करने के लिए एक बड़ी गाइडलाइंस इशू कर दी है। मुझे पता नहीं कि वो एग्जीक्यूट कब होंगी, लेकिन ये डिसीजन गवर्नमेंट का सही है या गलत है, थोड़ा आप उस पर भी गाइड करें। डिसीजन तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बच्चे अक्सर जब छुट्टी होती है, बच्चे पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं बच्चों को, जाके वो कुलचा खाएंगे या न्यूट्री कुलचा खाएंगे, जो भी उनके स्कूल के पास जो भी चीज़ मिल रही या है, वो पानी पूरी पसंदीदा खाएंगे, मोमोज खाएंगे। मोमोज खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हेल्दी तो नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर मॉडरेशन में ली जाए, वंस इन अ वीक ली जाए, वंस इन अ मंथ ली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ खाने के लिए बनी है तो खानी है। लेकिन जो खाने का तरीका है, जो उसको बनाने का तरीका है, उसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं यूज़ हो रही है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं मुंबई में कितना ज़्यादा इस टाइम पे कर्व चल रहा है फूड पे, और केरला गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी रिफाइंड ऑयल की यूजेज बंद कर दी है कहीं पर भी कुकिंग में। तो ये तो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, क्योंकि इस टाइम पे जो एपिडेमिक है, ओबेसिटी इज एपिडेमिक इन अवर कंट्री। पहले आप देखो बच्चे इतने मोटे नहीं दिखते थे, लेकिन आजकल आप देखो हर दूसरा तीसरा बच्चा ओवरवेट है। उसका रीजन ये है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, टैब्स पे और फोन्स पे बच्चे ज्यादा फोकस हो गए हैं, स्टडीज भी हमारी ज्यादा अब कंप्यूटर ओरिएंटेड हो चुकी हैं, और लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बच्चों की है नहीं है, गेम्स भी उनके लिए कंप्यूटर गेम्स हैं। और जो शायद यही कारण है उनमें जो डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 आने का। नॉर्मली टाइप 1 तो चलो बचपन से होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली हम देखते थे 30-40 ईयर्स के बाद आती थी पहले। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ 20 साल के बाद भी लोगों को टाइप 2 डायबिटीज स्टार्ट हो रही है। इसका रीजन यही है, जो प्रोलॉन्ग्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट इंक्रीज होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है बॉडी में, तो अर्ली ऑनसेट डायबिटीज हो रही है। लेकिन अगर अर्ली ऑनसेट डायबिटीज हो भी रही है तो इतने घबराने की बात नहीं है, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर अपनी न्यूट्रिशन को मेंटेन करें, अपने वेट को मेंटेन करें, यू कैन रिवर्स द डिजीज। लेकिन वो आपके सारी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑल दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज है, फैटी लिवर है, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो लोग सोचते हैं हाँ फैटी लिवर है, मैं इतना वजन कम करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। आप ठीक हो तो जाओगे, आप ठीक रहोगे नहीं। तो ठीक रहने के लिए आपको जो लाइफस्टाइल अपना चेंज किया है उसको आपने पूरी लाइफ के लिए रखना है। तो लाइफस्टाइल चेंज इज नॉट फॉर अ डे और अ मंथ और अ ईयर, इट्स फॉर लाइफ टाइम। If you are not able to exercise 7 days a week, at least go for 5 days a week only. Because आपकी फिजिकल एक्टिविटी, लोग जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह बच्चों को भी स्कूल भेजना है, ऑफिस भेजना है, शाम को आपको घर आना है, उसके बाद आपको घर के काम है, लेकिन आप अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पा रहे। तो आपको तो टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो आप वेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर्स कट डाउन कर दीजिए अपनी, मिनिमम पॉसिबल शुगर अमाउंट कंज्यूम कीजिए, कार्ब्स थोड़े कम कीजिए, लंच और ब्रेकफास्ट हैवी रखिए और डिनर राइट रखिए, और जो फूड है उसमें आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखिए और कार्बोहाइड्रेट्स की कम रखिए, क्योंकि एवरीथिंग इज एसेंशियल। कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी हैं, प्रोटीन्स भी ज़रूरी हैं, अमाइनो एसिड्स मिनरल्स भी ज़रूरी हैं, वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिल जाएंगे।
तो एवरीथिंग शुड बी टेकन इन ए बैलेंस्ड अमाउंट। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो देसी घी का इतना ज़्यादा हाइप है कि जब फैटी लिवर है तो घी नहीं खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देसी घी खराब नहीं है अगर अनटिल अनलेस वो अडल्ट्रेटेड है। हाँ, आप 2 से 3 चम्मच देसी घी फैटी लिवर में भी खा सकते हैं, वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को इतना खराब नहीं करेगा एज कम्पेयर टू जो रिफाइंड ऑयल या फ्लावर ऑयल्स ले रहे हैं। सीड ऑयल्स जो हैं वो बिल्कुल बंद होने चाहिए, वो बंद करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऑयल्स लेने हैं यू कैन गो फॉर ऑलिव ऑयल और यू कैन गो फॉर कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल अदर देन द मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं वो तो हमें यूज करना चाहिए। बाकी एवोकाडो ऑयल है लेकिन वो कॉस्टली बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मली यूज नहीं कर सकते लोग। राइट। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अक्सर जब हमें स्टमक एक होती है, बच्चों को होती है, बड़ों को होती है, वो इमीडिएटली कुछ एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं। हम सुनते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स, वो किस बैक्टीरिया ने वो प्रॉब्लम क्रिएट किया या वो प्रॉब्लम क्यों हुआ? हम जो तुरंत एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दिए या कहीं से भी मेडिसिन ले लिया, आस पड़ोस की दुकान से, मेडिकल स्टोर से ले लिया, या पता था कि ये इस टाइम हम ये खा सकते हैं, नॉरफ्लॉक्स खा सकते हैं, ओफ्लॉक्स खा सकते हैं, या कोई और मेडिसिन खा सकते हैं, तो हमने वो मेडिसिन जो अपने घर में ट्रेंड था उसके चलते वो मेडिसिन ले ली विदाउट नोइंग द कॉज कि ये कॉज है क्या, किस तरह का बैक्टीरिया ने हमें इन्फेक्शन क्रिएट किया है। आप बताएंगे आप कैसे चेक करते हैं वो? देखिए, आपके पास पेशेंट डायरिया डिफरेंट किस्म के होते हैं। वन इज द वायरल डायरिया। आप देखिए बच्चों में अक्सर जब लूज मोशन, छोटा बच्चा होता है जब दूध ही पीता है 2-3 साल तक, वायरल डायरिया ज्यादा कॉमन है जी। तो वायरल डायरियाज का जो ट्रीटमेंट है दैट इज ORS, क्योंकि हमारी इंटेस्टिनल एपिथेलियम जो है 48 to 72 आवर्स में रीजनरेट कर लेते तो तब तक हम ORS से उसको रिहाइड्रेट करते रहते हैं बॉडी को, क्योंकि ये बॉडी का एक बड़ा ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है कि वो हर चीज की सेल्फ हीलिंग है, उसके अंदर प्रोसेस है उसका अपना। लेकिन अगर आपको मोशन के साथ या तो एक्सप्लोसिव डायरिया है, आपको 20-25 स्टूल्स इकट्ठे आ गए हैं, देन यू हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर, क्योंकि एक्सप्लोसिव डायरियाज विब्रियो कॉलरा एक कॉमन है, कॉलरा के एपिडेमिक भी हुए हैं इंडिया में, तो वो एकदम रीनल शटडाउन में चले जाते हैं पेशेंट्स। तो उन पेशेंट्स को रादर देन एक ओफ्लॉक्स OZ की गोली या नॉरफ्लॉक्स TZ की गोली खाने से डॉक्टर को कंसल्ट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ओफ्लॉक्स और नॉरफ्लॉक्स से ठीक नहीं होने वाले। वो ज्यादा प्रॉब्लम है उनको। तीसरा इन्फेक्शन रहता है यूजुअली अमीबिक इन्फेक्शंस, जो वाटर बॉर्न डिजीज है अमीबा, वो भी अक्सर डाइसेंट्री भी कर सकता है, डायरिया भी कर सकता है और लेटर ऑन लिवर एब्सेसिस भी कर सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो वो भी नॉरफ्लॉक्स TZ खाने से ठीक तो हो जाएगा, लेकिन हम अक्सर देखो आप नॉरफ्लॉक्स TZ लोग एक दिन खाएंगे, अगले दिन नहीं खाएंगे, तो वो थोड़ा सा डायरिया रुकेगा, लेकिन वो प्रोलॉन्ग डायरिया में चले जाते हैं लोग। महीना उनको खाना खा रहे हैं, पॉटी आ रही है, खाना खा रहे हैं, पॉटी आ रही है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो दवाई खा भी रहे हैं उसको प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं, उसका डोजेस कंप्लीट नहीं करते हो। तो इसीलिए डॉक्टर को दिखाना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायरियाज आर वायरल डायरिया जो 1-2 दिन में खुद ही सेटल हो जाते हैं। बैक्टीरियल डायरियाज जो होते हैं यूजुअली एक्सप्लोसिव होते हैं और पेन सिग्निफिकेंट होती है, उसमें तो आपको कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी होती है, उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट भी रहती है। और तीसरा ये जो कॉलरा है इसमें भी ये प्रॉब्लम रहती है। और लास्टली एक डायरिया है, जियार्डिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत कॉमन देखा गया है, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि पेशेंट को खाना खाता है पॉटी आ जाती है, खाना खाता है पॉटी आ जाती है। अक्सर जो लोग चश्मे का पानी पीते हैं जी उनमें ये ज्यादा देखा गया है, क्योंकि ये चश्मे के पानी में ये बैक्टीरिया चलता रहता है। तो अगर इसका प्रॉपरली कोर्स किया जाए, 3 दिन का ही एंटीबायोटिक का कोर्स है, लेकिन वो भी एंटीबायोटिक ओफ्लॉक्स OZ या नॉरफ्लॉक्स TZ नहीं है, तो वो अगर प्रॉपरली खाई जाए तो ये डायरिया भी ठीक हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या है, कि ये एक डायरिया साइक्लोस्पोरा इंड्यूस्ड डायरिया होता है, नॉर्मली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में ही होता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन में भी साइक्लोस्पोरा डायरिया कर देता है, वो भी चश्मे के पानी से होता है और उसके लिए भी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो ऐसे दुकान से ये दवाइयां खाना आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। 2 दिन आपने दवाई खाई, बंद कर दी, हफ्ते के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया, फिर आप दवाई खा रहे हो। आप कितनी दवाई खा रहे हो, आप तो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, खुद को रिस्क में डाल रहे हैं ना। आप उस डिजीज के अपने एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो। अब वो जब आप प्रॉपर कोर्स नहीं करेंगे एंटीबायोटिक का, तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, नेक्स्ट टाइम जो आप खाएंगे वो इफेक्ट ही नहीं करेगी आपको। तो कभी भी डायरिया अगर आपको 1 दिन से ज्यादा जा रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और अदरवाइज अगर डिहाइड्रेशन कॉजिंग डायरिया तब भी डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर ब्लडी डायरिया देन आल्सो कंसल्ट डॉक्टर, नॉट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन ट्रीटमेंट। या
डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, मैं सेमिनार्स करता रहता हूँ, आई मीन क्रॉस द कंट्री, बच्चों में रहता हूँ। तो आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो बरसात से पहले या बरसात के दौरान कुछ डीवॉर्मिंग के लिए कुछ टेबलेट्स खाया करते थे, अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, या कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें डॉक्टर सुजेस्ट करते थे या काउंसलर सुजेस्ट करते थे स्कूलों में, है ना, पेरेंट्स को भी सुजेस्ट करते थे। ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, क्या हम लोग अब इम्यून हो चुके हैं या हमें जरूरत नहीं है उस तरह की बच्चों को आजकल? ऐसा नहीं है। बच्चों में तो अक्सर जो पेन अबडोमेन करके आते हैं, हम एक ही टेस्ट कराते हैं यूजुअली। जैसे मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं पेन करके, तो हम सबसे पहले उनका टेस्ट कराते हैं सीबीसी। तो सीबीसी हम देखते हैं कि इओसिनोफिल्स कहीं बढ़े तो नहीं हुए हैं। अब इओसिनोफिल्स बढ़ने के दो रीज़न हैं बच्चों में जिनको पेट दर्द है। पहला पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, जैसे एस्केरियासिस जो आप कह रहे हैं, जिसके लिए हम डीवॉर्मिंग टेबलेट्स खाते जी हैं। जी जी और दूसरी चीज़ होती है इओसिनोफिलिक एंट्राइटिस जी। या फिर फूड एलर्जी। ये बड़ी कॉमन चीज हो गई है सोसाइटी में इस टाइम पे। प्रोलॉन्ग्ड पेन अबडोमेन चल रही है, डीवॉर्मिंग करने के बाद भी चल रही है। चल रही तो अक्सर शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स इन पेशेंट्स में काफी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हमें फूड आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस खाने से फूड एलर्जी हो रही है, क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड, फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग एंड डेवलपिंग टू डेवलप्ड। डेवलप। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज की बीमारियां हैं वो आज इंडिया में आ रही हैं। जी। पहले क्योंकि डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता था, लोग डायरिया से डेथ्स भी होती थी, लेकिन आज उस दौर से हम बाहर निकल चुके हैं। तो डायरिया उतना कॉमन, जो बहुत हाइजीनिक खाना खा रहे हैं या बहुत हाइजीनिक पानी पी रहे हैं, उनमें इन्फेक्शंस नहीं हो रही हैं, उनमें इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो रही हैं। तो उनमें आईबीडी जो है, जो बड़ी कम होती थी पहले इंडिया में, वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई है। क्रॉन्स डिजीज़ हमें एक डिजीज़ है जो आंतों की बीमारी है। पहले जब मैं रेजिडेंसी करता था या एमबीबीएस करता था, इतने पेशेंट्स नहीं देखता, लेकिन आज मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा उसके पेशेंट्स देख रहा हूँ। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। और बच्चों में लास्टली एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो रहती है, इंटरसेप्शन की प्रॉब्लम रहती है, कि स्मॉल बॉवल जो है हमारी, एक आंत की लूप दूसरी आंत में जाके फंस जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन के जैसे फीचर्स होते हैं। बार बार पेट में दर्द होती है, मरोड़ आता है, कई बार उसके साथ वॉमिटिंग भी आ जाती है, पॉटी हल्की हल्की आती रहती है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती, कंप्लीट नहीं हो पाती। और लास्टली सबसे जो प्रॉब्लम है हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की। हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन से भी बच्चों को बार बार पेट में दर्द होती है, क्योंकि फीसेस लोडेड रहते हैं, जिसकी वजह से गैसेस ज़्यादा बनती हैं और मरोड़ पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंप्लीट बॉवल इवैक्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेनिंग है, हमें टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो उसके प्रॉपर करवानी चाहिए उसको। और उसकी डाइट भी वैसी होनी चाहिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि मोटिलिटी ही गाइड करेगी कि आपकी गट की मोटिलिटी कैसी रहेगी। अगर आपकी मोटिलिटी कम होगी, गट की मोटिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों की मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है, उनकी हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो कई बच्चों को हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि पॉटी करने बैठ जाते हैं, पॉटी करते नहीं हैं। कई बार पॉटी इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि फेयरफुल कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि जैसे ही पॉटी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जब वो निकलती है, फिशर कर देती है, कट लगा देती है नीचे। कट लगा। तो बच्चे को डर लगता है कि मैं कैसे करूँ पॉटी। कई बार तो पेशेंट्स को कुछ दिन बताते ही नहीं है कि हाँ मैंने पॉटी नहीं की 3-4 दिन, फिर अचानक बोलेंगे पेट में दर्द है। बट अब प्रॉब्लम उसको फिशर की है, लेकिन सिम्टम अब पेट का दर्द है। वो वाला सिम्टम उसने पेरेंट्स को बताया ही नहीं है अपने। तो ये आपको बच्चे से प्रॉपरली बात करनी पड़ेगी इसके बारे में, वो पॉटी जा रहा है नहीं जा रहा है, एडिक्वेट उसको पॉटी आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है इस टाइम इंडियन चिल्ड्रन में। क्या आपको लगता है कि स्कूल में डेंटिस्ट तो बहुत कॉमन पहुंच जाते हैं मेडिकल चेकअप के नाम पे, एमबीबीएस डॉक्टर पहुंच जाते हैं जी हमारा हेल्थ चेकअप हो रहा है, उनको भी अपना करियर एस्टैब्लिश करना है, तो उनको लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे तो, मैं पर्सनली ओपनली बोल रहा हूँ आपसे, जो आज आपने बात करी कि हम अपनी डाइट से खुद को ठीक रख सकते हैं, बहुत कम स्कूल हैं जो बच्चों को शायद किसी स्पेशलिस्ट के साथ रूबरू करवाते हैं या उसको अब बतौर काउंसलर अपने स्कूल में लेके आते हैं कि उनके बच्चों को गाइड किया जाए। आज स्कूल छोटी बॉडी नहीं है, स्कूल्स के पास एम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं, और वो बड़े से बड़ा इवेंट कर सकते हैं, बड़े से बड़ा थिएटर हायर कर सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, और बच्चों को इंटरनेशनल टूर पे लेके जा सकते हैं। सो आपको लगता है कि बच्चों में अवेयरनेस की ज़रूरत है? डेफिनेटली बच्चों में इस टाइम पे, बच्चों में, टीचर्स में और पेरेंट्स में, तीनों में अवेयरनेस की ज़रूरत है।
तो इसके लिए ये एक कंबाइंड अप्रोच होनी चाहिए, मतलब अगर आप मेरे से बात लेंगे, डाइटिशियन प्लस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कंबाइंड अप्रोच के साथ चलेंगे। एक फूड चार्ट, मतलब क्या देना है बच्चे को, क्या नहीं देना है, कितना प्रोटीन होना चाहिए बच्चे की डाइट में, कितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी पड़ेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे प्रॉपरली घर पे अगर पेट साफ करके नहीं आते हैं, अगर उनको स्कूल में दे फील कि उनको पॉटी करनी है, तो ये प्रमोट कल्चर करना चाहिए कि लेट देम डू पॉटी इन द स्कूल, लेकिन उसके लिए यूरिनल्स, जो वॉश बेसिन आपके हैं या फिर जो पॉटी सीट्स हैं, वो क्लीन होनी चाहिए। क्लीन तो होनी चाहिए। स्कूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एटलीस्ट पॉटी करने की जगह तो क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स बच्चे, फीमेल भी हैं मेल भी हैं। मेल तो किसी भी सेटअप पे पॉटी कर सकते हैं आराम से जाके, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती हैं अगर पॉटी सीट साफ नहीं होगी। तो इसलिए वॉशरूम क्लीनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। नहीं, स्कूल में ये नहीं है कि सुबह एक बार वॉशरूम क्लीन कर दिया, पूरे दिन बच्चों ने यूज किया। इट शुड बी क्लीन एवरी आवर सो दैट बच्चे उसको प्रॉपरली यूज कर पाए और वो साफ सुथरा रहे और वो कंफर्टेबल हो वहां जाने में। सोप शुड बी अवेलेबल, हर चीज की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो बच्चे ये सारी चीजें कर पाएंगे, क्योंकि कई बार बच्चा लेट भी हो जाता है, लेट उठेगा क्योंकि स्कूल बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो बच्चा लेट उठा, पॉटी नहीं कर पाया, अगर स्कूल में आ रही है तो ही कैन एटलीस्ट गो टू द टॉयलेट एंड गेट himself or herself get fresh। सो आपने बहुत ही आसान भाषा में हमारे स्टूडियो में हर वो क्वेश्चन को आंसर किया जिसकी ज़रूरत आजकल पेरेंट्स को भी है, बच्चों को भी है, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से, या ये बदलते लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम से, मुझे लगता है कि ये सारी डिस्कशन और आपकी सजेशन उनके बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।